क्या सीखेंगे? वेद क्या हैं? वैदिक युग के लोग इनामगामे, महापाषाण, जनपद, महाजनपद और टैक्स। वेद। सबसे पहले वेद की रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इनमें सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में 3 मुख्य देवताओं का वर्णन है। आग के देवता अग्नि है, युद्ध के देवता इंद्र हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता है। उस पेय को हम सोम रस कहा करते हैं। सोम रस के बारे में तो आप भली भांति ही जानते होंगे। इस पौधे से एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता है। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लोगों के लिए वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती हैं। अच्छी फसल के लिए वर्षा जरूरी है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने के लिए भी वर्षा जरूरी है। आग का इस्तेमाल हम भोजन पकाने और अन्य कई कामों के लिए करते हैं। इन प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी जो अत्यंत विद्वान पुरुष होते थे। कुछ महिलाओं ने भी ऐसी प्रार्थनाओं की रचना की है। ऋग्वेद में प्रांग संस्कृत या वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। यह आज की संस्कृत से कुछ अलग है। इतिहास और ऋग्वेद। ऋग्वेद के कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। 6th NCERT की किताब में ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को लिया गया है जो विश्वामित्र और नदियों के बीच हुई बातचीत के बारे में है। ऋषि विश्वामित्र ने नदी की तुलना गाय और घोड़े से की है। वह नदी पार करना चाहते हैं, इसलिए वे नदी से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि सुरक्षित पार कर जाएं। इससे ये बात पता चलती है कि लोग जहाँ रहते थे वहाँ नदी मौजूद थी। यातायात के लिए रथों का प्रयोग होता था। नदी को पार करने का शायद एक ही तरीका था। चलकर ऐसा करने में जान को खतरा था। सरस्वती नदी के बारे में भी लिखा गया है। ऋग्वेद में सिंधु और इसकी सहायक नदियों का उल्लेख है, लेकिन गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार आया है। इन जानकारी के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जब ऋग्वेद की रचना हुई थी तब अधिकतर लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास रहते थे, लेकिन लोगों को गंगा और यमुना के बारे में भी मालूम था। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद ने मवेशी, घोड़े और बच्चे, खासकर पुत्रों के लिए कई प्रार्थनाएं हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने के लोगों के लिए मवेशी और घोड़े कितने महत्वपूर्ण थे। इससे यह भी पता चलता है कि लोग बेटियां की कुछ अधिक महत्व नहीं देते थे। मवेशी का इस्तेमाल कृषि कार्यों और यातायात के लिए होता था। घोड़ों का इस्तेमाल रथ खींचने के लिए होता था। लोग लंबे सफर के लिए घुड़सवारी भी करते थे। घोड़ों और रथों का इस्तेमाल युद्ध में भी होता था। युद्ध अक्सर जमीन, मवेशी और पानी के लिए होते थे। जौ खराब परिस्थिति में आसानी से उगता है और इसकी फसल जल्दी पकती है, इसलिए जौ की खेती बहुयात में होती थी। युद्ध में जीते गए धन को समाज के हर वर्ग में बराबर बांटा जाता था। उसमें से कुछ धन का इस्तेमाल यज्ञ करने के लिए होता था।
उससे कुछ धन का इस्तेमाल यज्ञ करने के लिए होता था। यज्ञ एक जटिल अनुष्ठान होता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी, घी और अनाज की आहुति दी जाती थी, जानवरों की बलि भी दी जाती थी। लगभग हर पुरुष को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। एक नियमित सेना रखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। सेना में अलग अलग पेशे से लोग आते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति को सेनापति के तौर पर चुना जाता था। ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों का वर्णन है। ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। पुरोहित, राजा, जन, आर्य। पुरोहित जो लोग अनुष्ठान कराते थे उन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मणों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। राजा, शासक को राजा कहते थे। उस जमाने के राजा बाद के जमाने के राजाओं की तरह नहीं होते थे। उनकी ना तो कोई राजधानी होती थी और ना ही कोई महल होता था, और वे किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलते थे। यह जरूरी नहीं था कि किसी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बने। जन आम लोगों को जन या बिस कहते थे। आज भी हिंदी भाषा में लोगों के लिए जन शब्द का प्रयोग होता है। बिस शब्द से ही वैश्य बना है। ऋग्वेद में कई जनों या बिस का उल्लेख है, जैसे कि पुरजन, भरतजन या फिर यदुजन। आर्य जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य लोग खानाबदोश थे जो मध्य एशिया में रहते थे। वे 1500 ईसा पूर्व भारत आए थे। शुरू में वे पंजाब के आसपास बस गए। उस समय भारत में रहने वाले मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था। समय बीतने के साथ आर्य भारत के अन्य भागों में फैल गए, जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और फिर आगे पूरब की ओर। द्रविड़ लोगों को विंध्याचल के दक्षिण की ओर जाने को बाध्य होना पड़ा। दास या दस्यु आर्य अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास लोग अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे। समय बीतने के साथ दास या दासी शब्द का इस्तेमाल युद्ध में बंदी बनाए गुलामों के लिए लोगों को अपनी बाकी जिंदगी दास के रूप में बितानी पड़ती थी। महापाषाण। महापाषाण पत्थर से बनी रचना होती थी। इनका इस्तेमाल किसी कब्रगाह पर निशान लगाने के लिए किया जाता था। महापाषाण को या तो एक ही विशाल पत्थर से बनाया जाता था या फिर अनेक पत्थरों से। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाई देते थे जबकि अन्य जमीन के नीचे। महापाषाण को शायद साइन पोस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे कब्रगाह को खोजने में आसानी होती थी। महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह परंपरा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कश्मीर में प्रचलित थी। मृत व्यक्ति को कुछ विशेष बर्तनों के साथ दफनाया जाता था और इन बर्तनों को रेड वेयर और ब्लैक वेयर कहते थे। कुछ कब्रगाहों से लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोहे का इस्तेमाल होता था। इससे लोगों के लिए घोड़े के महत्व का पता भी चलता है। कुछ कब्रगाहों से सोने और पत्थरों के जेवर भी मिले हैं।
जैसा कि आप चित्र में देखते हैं सकते हैं महाशय के पास कितने जेवर हैं। सामाजिक असमानताएं, लोगों में सामाजिक असमानताएं थीं। मृत के साथ उसके कुछ सामानों को दफना दिया जाता था। इमाम गांव में विशेष कब्रगाह। इमाम गांव आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। यह पुणे के 89 किलोमीटर पूरब में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी के खोड़ के पास है। इमाम गांव में लोग लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले रहते थे। कुछ लोगों को घरों में ही दफनाया जाता था। मृत के साथ बर्तनों को भी दफनाया जाता था। इन बर्तनों के में शायद खाने पीने की चीजें रखी जाती थीं। ऐसा ही एक पुरस्थल से एक 4 पाए वाला जार मिला है। उस जार के भीतर एक कंकाल था। उस जार को एक 5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था। यह उस पुरस्थल के कुछ सबसे बड़े मकानों में से एक था। उस घर में एक भंडार घर भी मिला है। मृतक के पैर मोड़कर लिटाया गया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि वह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण और धनी व्यक्ति रहा होगा। हो सकता है कि वह एक समृद्ध किसान हो या गांव का मुखिया हो। राजा की स्थिति में बदलाव। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले यानी 600 ईसा पूर्व राजाओं की स्थिति में बड़े बदलाव हुए। वैदिक युग के राजाओं की तुलना में इस युग के राजा अधिक शक्तिशाली हो गए। अश्वमेध यज्ञ। अब राजा चुनने की विधि भी बदल गई थी। जो व्यक्ति राजा बनना चाहता था उसे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बड़े अनुष्ठान करने पड़ते थे। ऐसा राजा अक्सर दूसरे राजाओं पर अपना आधिपत्य करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ के दौरान एक घोड़े को आसपास के इलाके में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई उस घोड़े का रास्ता रोकता था तो उसे राजा से युद्ध करना होता था। यदि किसी दूसरे राजा के इलाके में घोड़ा बेरोक टोक निकल जाता था तो इससे यह समझा जाता था कि दूसरे राजा को यज्ञ करवाने वाले राजा का आधिपत्य स्वीकार। इस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की ताकत को सबकी सहमति मिल जाती थी। जब घोड़ा सभी इलाकों में घूमकर वापस आ जाता था तो राजाओं को यज्ञ में आने वालों का नियंत्रण भेजना होता था। विशेष रूप से प्रशिक्षित पुरोहितों से यज्ञ के अनुष्ठान संपन्न करवाए जाते थे। पुरोहित को महंगे उपहार दिए जाते थे। इन उपहारों में गाय एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आम नागरिक वेश्या वैश्य कहे जाते थे। इनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे राजा के लिए उपहार लेकर आएं। शूद्रों को यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण यह वर्ण प्रथम में आता है। ब्राह्मण वर्ण को व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। ब्राह्मणों का काम था वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। उन्हें तरह तरह के अनुष्ठान संपन्न करवाने होते थे। इन अनुष्ठानों को करवाने के बदले में उन्हें उपहार दिए जाते थे। क्षत्रिय इस वर्ण का स्थान दूसरे नंबर पर आता था। इस वर्ण में शासक वर्ग के लोग आते थे। क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना और लोगों की सुरक्षा करना। क्षत्रिय भी अनुष्ठान कर सकते थे। वैश्य इस वर्ण का स्थान तीसरे नंबर पर आता था।
किसान, चरवाहे और व्यापारी इस वर्ण के सदस्य होते थे। वैश्यों को भी अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्र, यह वर्ण सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था। शूद्रों का काम था अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। महिलाओं को भी शूद्र माना जाता था, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। वे ऐसे अनुष्ठान में शामिल भी नहीं हो सकते थे। किसी भी व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से तय होता था। इसका मतलब है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहता था। इसी तरह किसी शूद्र का बेटा हमेशा शूद्र ही रहता था। लेकिन कुछ लोग इस व्यवस्था से सहमत नहीं थे, यहाँ तक कि कुछ राजा भी इसके विरोध में थे। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत में समाज में इतना अधिक भेदभाव नहीं था और पुजारियों को उतना महत्व प्राप्त नहीं था। वैदिक युगीन शासन व्यवस्था। जनपद, जनपद शब्द 2 शब्दों जन और पद से मिलकर बना है। इसका मतलब वह स्थान जहाँ लोगों ने अपने पैर रखे और बस गए। अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक करने के बाद राजा किसी जनपद का राजा बन जाता था। आज भी उत्तर प्रदेश में जिले को जनपद कहा जाता है। जनपद का आकार बड़ा होता था, लेकिन यहाँ भी लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी पालते थे। जनपद के लोग कई फसल भी उगाते थे, जैसे चावल, दलहन, गन्ना, तिल, सरसों। पुरातत्वविदों ने जनपद वाले कई पुरास्थलों की खोज निकाला है, जैसे दिल्ली का पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा। कुछ जनपद लगभग 2500 वर्ष पहले आकार में बड़े हो गए और जनपदों से अधिक महत्वपूर्ण हो गए। महाजनपद। कुछ जनपद लगभग 2500 वर्ष पहले आकार में बड़े हो गए और जनपदों से अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद के कुछ उदाहरण हैं मगध, कौशल, अंग, पांचाल आदि। महाजनपद प्राचीन भारत के राज्य और प्रशासनिक इकाइयों को कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। किला। महाजनपद किसी न किसी राजा की राजधानी हुआ करती थी। ऐसे नगर अक्सर किले से घिरे होते थे। किले बनाने के में ईंट, पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल होता था। किले का निर्माण शहर को दुश्मन से बचाने के लिए किया जाता था। किले को महाजनपद की संपन्नता का प्रदर्शन करने के लिए भी बनाया जाता था। साथ में यह भी होता था कि किसी किलेबंद शहर पर नियंत्रण रखना अधिक आसान हो जाता था। सिक्के। भुगतान के लिए सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा था। सिक्कों पर पंच करके डिजाइन बनाए जाते थे, इसलिए इन सिक्कों को आह सिक्का या पंच कॉइन कहा जाता है। इस तरह से इस काल में वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई। टैक्स। महाजनपद के राजा को किला बनाने और सेना रखने के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत पड़ती थी। पहले के राजा अन्य राजाओं से मिले उपहारों से अपना काम चला लेते थे, लेकिन अब केवल उपहारों से काम चलाना संभव नहीं था। इसलिए राजाओं ने कर वसूलना शुरू कर दिया। टैक्स वसूलने के लिए कुछ लोगों को काम पर भी रखा जाने लगा। टैक्स वसूलने के तरीके। टैक्स के सबसे बड़े स्रोत किसान होते थे। उपज का छठा भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसे भाग कहा जाता था। शिल्पकार को मुफ्त मजदूरी के रूप में कर देना होता था। उस महीने में एक दिन बिना मेहनताना लिए राजा के लिए काम करना होता था।
गडरिये को टैक्स के रूप में पशु या फिर उससे जुड़ा उत्पाद देना होता था, जैसे दूध, दही, ऊन आदि। व्यापार से बेचे और खरीदे जाने वाली पशुओं पर भी टैक्स लगाया जाता था। आकेटक और भोजन संग्राहक को जंगल के उत्पादों के रूप में टैक्स देना होता था। कृषि में बदलाव। इस समय कृषि में दो बड़े बदलाव हुए। हाल में लोहे के फल का चलन, धान का रोपण। हल में लोहे के फाल का चलन। अब हल में लकड़ी के फाल की जगह लोहे का फाल का इस्तेमाल होने लगा था। इससे खेती लायक जमीन का आकार बढ़ने में काफी मदद मिली। इससे पैदावार बढ़ने लगी। धान की रोपनी। पहले धान के बीज को जमीन में छोटे टुकड़े पर बोया जाता था। अब छोटे पौधे निकल आते थे तो उन्हें उखाड़ कर बड़ी जमीन पर फिर से रोपा जाने लगा। ऐसा करने से दो पौधों के बीच समुचित जगह छोड़ने में आसानी होती थी। इससे धान की रोपनी या रोपण कहते हैं। इससे चावल की पैदावार बढ़ने में मदद मिलती थी, लेकिन धान की रोपनी बड़ मेहनत का काम था। इसके लिए दास दासी और भूमिहीन मजदूरों को काम पर लगाया जाता था। भूमिहीन मजदूरों को कमकार कहते थे। गंगा नदी के किनारे बसे आज के दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को मगध के नाम से जाना जाता था। 200 वर्षों के भीतर मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। मगध पर नंद वंश का शासन हुआ करता था। मगध के विकास के प्रमुख कारण, इस क्षेत्र की जमीन को गंगा और सोन तथा गंगा की अन्य सहायक नदियों का पानी मिलता था, इसलिए यहाँ की जमीन उपजाऊ थी। उपजाऊ जमीन के कारण पैदावार अच्छी थी और इसलिए वह एक संपन्न इलाका था। ये नदियाँ जल परिवहन के लिए बहुत अच्छा मार्ग प्रदान करती थीं। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या राजा माना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृतियों का केंद्र बिंदु रहा है। मगध युद्ध के समकालीन शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। मगध के कुछ भागों में घने जंगल थे, जिसे प्रचुर मात्रा में लकड़ी मिलती थी। लकड़ी का इस्तेमाल भवन, रथ और गाड़ियां बनाने में होता था। जंगल में हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था ताकि उन्हें सेना में इस्तेमाल किया जा सके। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ बन गया। मगध के दो शक्तिशाली राजा थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। उन्होंने अन्य जनपदों को जीतने के हर संभव तरीके अपनाए। महापनंद एक अन्य शक्तिशाली राजा था। ये नंद वंश के प्रथम सम्राट थे। उसने मगध के शासन को उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में भी फैलाया। मगध की राजधानी राजगृह में थी, जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाया गया, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। पाटली शब्द का अर्थ है पतन और पुत्र का अर्थ है बेटा। इस तरह से पाटलिपुत्र का मतलब है पत्तन का बेटा। पत्तन का अर्थ यहाँ पर बंदरगाह से है। बज्जी भी एक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली आज के बिहार में है। मगध के ठीक अलग बज्जी में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था थी। सरकार को गण या सब कहा जाता था। एक गण में एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे और हर किसी को राजा कहा जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन।
ऐसे राजा सभी अनुष्ठान समूह में करते थे और साथ में सभाएं करते थे। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए आपस में सलाह लिए जाते थे, लेकिन ऐसी घटनाओं में परिवहन दाग और कमक्करों के सम्मिलित होने दिया जाता था। बुद्ध और महावीर भी ऐसे ही गण के सदस्य थे। भाषाओं के कुछ परिवार: इंडो यूरोपियन परिवार, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ग्रीक, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, असमिया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि इसी भाषा में आते हैं। तिब्बती बर्मन परिवार: इस परिवार की भाषाएं भारत के पूर्वोत्तर भाग में बोली जाती थीं। द्रविडियन परिवार: इस परिवार की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ऑस्ट्रेलियो एथियोटिक परिवार: इस परिवार की भाषाएं झारखंड हैं और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में बोली जाती हैं।